नमस्कार दोस्तों। अब हम सर्वे का ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जहाँ तक हमने कल कंप्लीट किया था उसके आगे का है। अब आगे इसमें का टॉपिक है कि हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, कितने प्रिंसिपल होते हैं? दो प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका, ठीक है, हम लिखा भी है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कीजिए कि पूरा फील्ड है ना, उसका मेन पॉइंट आप बस मार्क कर लीजिए। ठीक है, मेन पॉइंट मार्क कर लेना है, बस इतना ही काम हो गया। उसके बाद से इसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देना है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देना है, और फिर छोटे छोटे जो पार्ट है इनका सर्वे करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट का सर्वे करके तब हम आगे बढ़ेंगे। यही होता है होल टू पार्ट का मतलब। और इसे क्या क्या लाभ हो जाता है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए होता क्या है कि इसमें कंप्लीट सर्वे एरिया को बड़े बड़े भागों में तथा बाद में छोटे छोटे भागों में बांट कर, तो वही बड़े बड़े भाग मतलब कि वही बोल रहा था ना कि जो बस मेन पॉइंट को क्या कर लीजिए, आप चिन्हित कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, वही बड़े बड़े भागों को बस मार्क कर लीजिए और फिर छोटे छोटे भागों में बाँट दीजिए। ठीक है, बाँट कर सर्वेक्षण किया जाता है। तो मेन बात याद रखना है कि आप छोटे छोटे पार्ट से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे पार्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब फिर आपको धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी से क्या होगा होगा क्या कि एरर एरर लोकलाइज हो जाती है। मतलब कि आप मतलब छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हो, मान लो छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हो, तो इस पार्ट में आपने कोई गलती कर दी तो फिर यहीं वो गलती कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाएगी। वो फिर इस वाले पार्ट में गलती नहीं जाएगी। ठीक है, फिर इस वाली गलती नहीं, इसमें गलती नहीं जाएगी। इस तरह से एरर क्या लोकलाइज हो जाती है। एक्युमुलेशन ऑफ एरर का एक्युमुलेशन ऑफ एरर का मान मिनिमम हो जाता है। और ऐसे भी होता है कि मान लीजिए जो गलती इसमें हुई है वो गलती बढ़ती नहीं जाती है, बल्कि अगर कोई गलती हो भी गई है तो गलती वहीं समाप्त हो जाएगी या फिर मिनिमम होते चली जाएगी। ये नहीं कि वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, कार की कंप्लीशन में समय कम लगता है। अब छोटे छोटे पार्ट में कर दोगे तो एक छोटा सा पार्ट होगा, उसको आप आसानी से एक्यूरेटली और जल्दी से कंट्रोल कर सकते हो तथा काम में भी समय कम लग जाता है। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब छोटे छोटे इलाकों में आप करोगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे हर एक काम को, हर कार्य को और हर सर्वेइंग को बहुत डिटेलिंग के साथ कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, तो एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। एक भाग में हुई एरर दूसरे भाग को प्रभावित नहीं करती। तो ये बात मैंने समझा ही दिया, उसी बात को यहाँ भी लिखा है कि एक भाग दूसरे भाग प्रभावित नहीं करती। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेन बस आप उठा लीजिए, ज़्यादा यहाँ पे बस आप ये वाले पॉइंट याद रखना है बस आपको। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये मैक्सिमम यही पूछ लेता है कि वर्क फ्रॉम होम टू पार्ट करने से क्या फ़ायदा हमको होता है। तो एक्युमुलेशन ऑफ एरर का मान मिनिमम हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला बात करें हम तो लोकेटिंग ए पॉइंट बाई एटलीस्ट टू मेजरमेंट, मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट को आपको बताना है कि वो पॉइंट कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ, सिचुएशन कहाँ है। तो आपको कम से कम मिनिमम आपको दो रेफरेंस देने पड़ेंगे, तो ही जाकर के आप बता पाओगे कि वो एक्यूरेटली वो चीज़ कहाँ है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब वो दो या तो दोनों डिस्टेंस हो सकता है, या फिर एक एंगल एक डिस्टेंस हो सकता है, या फिर दोनों एंगल हो सकता है, लेकिन आपको दो रेफरेंस से ही उस पॉइंट को आप लोकेशन दिखा पाओगे। तो यही है दूसरा इसका प्रिंसिपल। देखिए, तो लोकेटिंग ए पॉइंट बाई एटलीस्ट टू मेजरमेंट, ग्राउंड के किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कम से कम टू मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। ये मेजरमेंट निम्न प्रकार की हो सकती है। टू लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, बताया हूँ अभी कि चेन सर्वे करिए और दो लीनियर मेजरमेंट आप ज्ञात कर लीजिए। तो दो ज्ञात बिंदुओं से लीनियर डिस्टेंस माप कर पॉइंट की स्थान निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इसको देखिए, मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, मैं बोलूँ कि पी कहाँ है, तो आप बोल दीजिए कि जो बी घर है वहाँ से 1850 चलना है, और एक ए घर है, वहाँ एक पेड़ है ए, वहाँ से 1600 मीटर चलना है। अब दोनों डिस्टेंस चलोगे ना तो आपको रियल पी पॉइंट पा जाओगे। लेकिन अगर मैं एक को गायब कर दूँ, मान लो ये ना होता, मैं ऐसे बोलता कि बी से 1850 मीटर चलना है, तो अब देखो क्या होगा
क्या 20/1850 यहाँ भी चल सकते हो, 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 समझ रहे हो? 20/18 कहीं भी जा सकते हो ना, 20 से 18, 1850 तो कहीं भी जा सकते हो 20 से। लेकिन जो ये अब जब बात बोल देंगे कि ए का भी बात बोल देंगे कि ए 1650, तो 1600 सॉरी ए से 1600। अब क्या होगा कि अब ए वाला इसको कंट्रोल कर देगा, चारों तरफ घूमने नहीं देगा, बल्कि कहेगा कि भैया इधर आइए, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पी पर लोकेट कर देंगे। इसीलिए ऐसे ही एंगल पे टू मेजरमेंट एंगल टू टू एंगल देखिए, एंगुलर मेजरमेंट लीजिए आप, ठीक है, दोनों एंगल ले लीजिए तभी हो जाएगा। देखिए, दो ज्ञात बिंदुओं से एंगुलर मेजरमेंट लेकर पॉइंट का स्थान निर्धारित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए वही बात, फिर यहाँ से आप 206 डिग्री ले लीजिए, फिर यहाँ से 90 डिग्री ले लीजिए, वही बात हो गई। 2 पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट से उसके उसके डायरेक्शन बताइए, फिर किसी दूसरे पॉइंट से उसकी डायरेक्शन बताइए। अभी दोनों पॉइंट से डायरेक्शन अगर आप काउंट करोगे तो फिर आप वहीं पर पहुँच जाओगे, ठीक है। अगला क्या है कि वन लीनियर वन एंगुलर मेजरमेंट। अब एक लीनियर हो गया, चेन सर्वे कर लो, और एक कंपास सर्वे कर लो तो भी पहुंच जाएंगे। कैसे? एक लीनियर मेजरमेंट तथा एक एंगुलर मेजरमेंट की सहायता से पॉइंट का स्थान निर्धारित किया जाता है। तब देखो, एक ये एंगुलर मेजरमेंट ले लिया गया, और एक क्या है, ये चेन सर्वे करके, यानी लीनियर मेजरमेंट। उस कंडीशन में भी आप पीवीआर पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी एक पॉइंट की स्थिति बताने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, या तो वो दोनों लीनियर हो, या एक एंगुलर या एक लीनियर हो, या फिर दोनों एंगुलर हो। इस तरीके से चीज़ें हो जाएगी। अब ये देखिए आरएफ, इससे पहले देखिए आरएफ एंड स्केल क्या होता है, ठीक है। तो आरएफ और स्केल क्या होता है, देखिए स्केल जो होता है यूनिट के साथ होता है। ये स्केल जो होता है हमारा, ये यूनिट के साथ होता है, बल्कि जो आरएफ होता है वो यूनिट लेस होता है, ठीक है। और ये फ्रैक्शन जो आरएफ है ना, वो स्केल का ही फ्रैक्शन रूप होता है। ऐसे समझ लो कि आरएफ जो होता है स्केल का ही फ्रैक्शनल रूप होता है, ठीक है। तो अब दोनों क्या होता है देखिए, तो पहले थोड़ा डिफरेंशियल के तौर पे देखा जाए, थोड़ा अगर कोई पूछ ले तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो देखिए स्केल आर यूज टू रिप्रेजेंट ग्राउंड डिटेल ऑन द मैप, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस इसको इंजीनियरिंग स्केल, तो इंजीनियरिंग स्केल वह स्केल है जिसमें मैप डिस्टेंस तथा एक्चुअल डिस्टेंस को यूनिट, देख रहे हैं इस बात को, यूनिट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो मैप पे हम जितना सेंटीमीटर दिखा रहे हैं वो भी लिखेंगे, और जो ग्राउंड पे जितना किलोमीटर या जितना भी मीटर, जितना भी किलोमीटर को हमने रेफरेंस लिया है, मतलब एक्चुअल में है वो भी लेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस फिगर को देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैप पे हमने 1 सेंटीमीटर लिया, और ग्राउंड पे कितना है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर लिखेंगे। तो ये स्केल होता है, इसको स्केल बोलते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पे यूनिट लिखा और यहाँ भी यूनिट लिख दिया, तो ये स्केल कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, दिखा दिया गया, ये डिस्टेंस के लिए 1 सेंटीमीटर और बराबर 5 मीटर, यानी मैप पे 1 सेंटीमीटर यहाँ देख लीजिए, और ये ग्राउंड पे ये रहा 5 मीटर। तो देखिए यूनिट दोनों तरफ लिख दिया गया, और ये एरिया के केस में लिख दिया गया। लेकिन जब बात की जाएगी आरएफ की, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, देखिए उसी का ये फ्रैक्शन रूप होता है, ये यूनिट लेस होता है, ठीक है, ये यूनिट लेस होता है। तो इंजीनियरिंग स्केल के देखो फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। बता रहा था मैंने अभी तब से कि ये फ्रैक्शन रूप होता है, स्केल का ही फ्रैक्शन रूप होता है ये, ठीक है। आरएफ एक यूनिट लेस, देखो यूनिट लेस रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होता है, यूनिट लेस कोई में यूनिट नहीं होता, और स्केल में यूनिट होता है, इतना ही अंतर होता है, ठीक है। और आरएफ क्या होता है कि डिस्टेंस ऑन मैप बट्टा डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, मतलब बोले तो आरएफ बराबर डिस्टेंस ऑन मैप अपान डिस्टेंस ऑन ग्राउंड कर देंगे तो आरएफ आसानी से निकल जाता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑन मैप मतलब मानचित्र पर दूरी, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड मतलब भूमि पर दूरी। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीके से, अगर आरएफ का मान 1 से बड़ा हो तो फिर मैप का साइज़ कैसा होगा, और आरएफ का मान छोटा होगा तो मैप का साइज़ कैसा होगा एक्चुअल के कंपेरिजन में, मैप और आरएफ का मान 1 से छोटा होगा तो फिर मैप का साइज़ क्या होगा एक्चुअल कंपेरिजन में। तो इस बात को देखिए, अगर आरएफ का मान
1 से बड़ा हो गया तो मैप का साइज़ एक्चुअल से बड़ा हो जाएगा। और आर एफ बड़ा तो मैप बड़ा, ऐसे याद रख लीजिए, आर एफ बड़ा तो मैप बड़ा, ठीक है। आर एफ 1 के बराबर तो मैप भी एक्चुअल के बराबर हो जाएगा, मतलब जितना ग्राउंड पे होगा उतना ही ड्राइंग बोर्ड पे भी होगा, ड्राइंग पे भी होगा। और आर एफ 1 से छोटा हो गया मतलब कि मैप का साइज़ एक्चुअल से भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैप का साइज़ एक्चुअल से भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आर एफ का मान बोले कि 1 से छोटा है, बताइए मैप का साइज़ एक्चुअल से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तब क्या बताओगे कि एक एक्चुअल से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि मैं समझा देता हूँ ऐसे होता क्यों है, ध्यान दीजिए इस फोटो में, इस फार्मूला में देखिए। देखिए आर एफ को 1 से बड़ा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होने के लिए इस नीचे वाले को छोटा होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा ना। तो नीचे वाला छोटा हो गया मतलब बोलेंगे ना कि जो ये ग्राउंड ही तो एक्चुअल है, ये तो एक्चुअल होता है, तो एक्चुअल छोटा हो गया। जैसे कि हम अगर आर एफ को हम बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा नीचे वाले को, यानी ग्राउंड वाले छोटा पड़ेगा। तो हो गया ना कि एक्चुअल छोटा हो गया। जब एक्चुअल छोटा हो जाता है तो जाके आर एफ बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आर एफ को छोटा करना चाहता हूँ आर एफ छोटा हो जाए, आर एफ छोटा होगा इस केस, कब किस केस में आर एफ छोटा होगा, जब जब ये ग्राउंड वाला बड़ा होगा, मैप से ग्राउंड बड़ा होगा, ये अगर ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा मैप वाले से, तभी तो ये डिवाइड होकर के 1 से बड़ा हो जाएगा। तभी तो ये जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 से जाकर के बड़ा आएगा, ये पूरा वैल्यू। इसलिए क्या हो जाएगा, आर एफ 1 से बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आप देख ही पा रहे होंगे कि किस केस में आर एफ बड़ा और किस केस में आर एफ छोटा हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इस चीज़ को मेनली आप याद रख सकते हैं, इस वाले लाइन को, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बस इस फार्मूले को याद रख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। देखिए स्केल साइज ऑन मैप बटा साइज एक्चुअल साइज, अगर डिस्टेंस की बात करता है, अगर वैल्यू डिस्टेंस में दिया हो, ठीक है, तो आप मैप पे जो साइज़ है वो लिख लीजिए और एक्चुअल साइज़ है वो लिख करके डिवाइड कर लीजिए, आपका आर एफ निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर एरिया में दिया है तो फिर अंडर रूट के साथ एक्चुअल एरिया ऑफ एरिया ऑन मैप अपॉन एरिया एक्चुअल एरिया, तो फिर आपको जब एरिया की बात करती है तो आपको अंडर रूट लेना पड़ जाता है, ठीक है। और जब वॉल्यूम की बात करती है, तो आपको अंडर रूट क्यूब लेना पड़ जाता है, ठीक है, अंडर रूट क्यूब लेना पड़ता है आपको। इस तरीके से ये 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट है और यहाँ पर अंडर रूट क्यूब है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे देखिए तो एक देख लीजिए छोटा सा एग्जांपल तौर पे, 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 12 मीटर हो तो आर एफ क्या होगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर ऊपर और 12 मतलब ये ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है 12 मीटर वो नीचे, तो 12 को मीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 1/1200, 1/1200। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो ये यूनिट लेस, और मैं बताया कि यूनिट लेस होती है, यहाँ भी मैंने नोट में डाल दिया है कि आर एफ एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस ऑन मैप और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड दोनों सेम यूनिट के में व्यक्त किए जाते हैं। आर एफ एंड स्केल तो हमने देख लिया ना, ये देखिए स्केल एंड आर एफ। अब ये होता है कि कब बड़ा और कब छोटा, इन सबको छोड़िए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, उनको आप याद रखिएगा बड़ा आसानी से। देखिए ये जो ट्रिक लिखा हो ना, आप इसको बस याद रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछेगा उसके उल्टा वर्ड लिख करके और वही डिनोमिनेटर यानी नीचे ढूंढना है आपको, बस किस में है वो चीज़। इसमें मैं बात इसमें जैसे मान लीजिए पूछता है कौन सा स्केल स्मॉलेस्ट है, कौन सा स्केल या कौन सा आर एफ स्मॉलेस्ट है, तो क्या बोला स्मॉलेस्ट का अपोजिट क्या होता है, लार्जेस्ट। तो आप लार्जेस्ट दिमाग में ले करके और यही ढूंढिए कि सबसे बड़ा किसका डिनोमिनेटर है, और वही सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा होता है, मतलब उल्टा पुल्टा होता है, ऐसे याद रखो, उल्टा पुल्टा होता है, ऐसे भी याद रखो, उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है।
मैं आसान समझ और इसमें और आसान करने की कोशिश किया हूँ। जो साइज़ पूछ रहा है उसका उल्टा आप दिमाग में बना लीजिए, उसका उल्टा आप वही दिमाग में ले लीजिए और वो डिनोमिनेटर में उसको ढूँढ लीजिए और जो जिसमें होगा वो हो जाएगा। अभी मैं इस एग्ज़ाम्पल लाया हूँ, अब इसको समझ पाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? अब इसको आप ऐसे भी देख लीजिए, फार्मूला में भी देख लीजिए। अगर स्मॉल डिनोमिनेटर होता है तो लार्ज आरएफ या स्केल भी लिख सकते हो, ठीक है? स्केल, ठीक है? अगर डिनोमिनेटर स्मॉल है, ठीक है, तो आरएफ लार्ज होता है और अगर और वही पे यहाँ पे ये आरएफ हो गया, ये स्केल हो गया, ठीक है? अगर स्मॉल डिनोमिनेटर है तो फिर लार्ज स्केल है और यहाँ पे लार्ज आरएफ, दोनों सेम ही होता है। दोनों देखिए, यहाँ भी स्मॉल है, यहाँ लार्ज है, यहाँ भी स्मॉल है, यहाँ भी लार्ज है, तो स्केल आरएफ दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है? ये अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है तो फिर आरएफ बड़ा हो जाता है और साथ में स्केल भी बड़ा हो जाता है, ठीक है? तो और मैं इस पे न्यूमेरिकल लाया हूँ, आप देख पाओगे। अब देखो ये पॉइंट अच्छा है, ये भी पॉइंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लान जो है, जो घर वगैरह का प्लान बनाया जाता है ना, वो किस स्केल पे बनाते हैं, स्मॉल स्केल पे कि लार्ज स्केल पे? तो याद रखना है कि लार्ज स्केल पर प्लान बनाया जाता है, प्लान लार्ज स्केल पे बनाया जाता है और जो मैप होता है वो स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है, ठीक है? ये बात याद रखना है कि जो प्लान होता है वो लार्ज स्केल बनता है और जो मैप होता है वो स्मॉल स्केल पे। मैं इस देखिए मैप है ना भारत का, ये फ़ोटो लगाया हूँ ताकि दिमाग में आपका थोड़ा सा हिट करे और कि नीचे स्मॉल लिखा गया था और नीचे भारत का नक्शा था, नहीं मैप था, और ये घर का जो प्लान होता है वो प्लान बना दिया हूँ ताकि दिमाग में हिट करे कि ऊपर लार्ज लिखा था और ऊपर घर का नक्शा था यानी प्लान, तो लार्ज स्केल से प्लान और स्मॉल स्केल से मैप बनता है। अभी देखिए जो न्यूमेरिकल बता रहा था मैं लेके आया हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। देखो तो पूछा है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट स्केल, तो क्या पूछा है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। अब क्या करना है आपको, अपने दिमाग में उल्टा सोचिए, तो लार्जेस्ट का उल्टा स्मॉलेस्ट। तो अब जो डिनोमिनेटर नहीं, हर जो होता है, हर हिंदी में बोलते हैं हर, अंग्रेजी में डिनोमिनेटर, उसमें आपको स्मॉलेस्ट ढूंढना है। ये लार्जेस्ट लिखा है लेकिन आपको ढूंढना स्मॉलेस्ट है उल्टा। तो देखिए अगर आप एक सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर वाले को, ये 8 मीटर वाले को सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 100 मंदे 800, यानी 1/800, 1/8 1/800 बोल सकते हैं ना, 1/800 बोल सकते हैं ना, 1/800। वही जब 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, इंच को अगर आप बदलोगे तो इसका आर एफ आएगा 1/720, 1/720, ठीक है? और अगर फिर आप इसको बदलोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर, तो इसको बदलोगे तो इसका आर एफ आएगा 1/1500, और फिर लास्ट 1 इंच 120 मीटर को चेंज करोगे तो आएगा 1/4724। ये हमने पूरा आर एफ निकाल लिया, मतलब जितना भी दिया है उसका पहले आर एफ निकालना होता है, निकाल लिए। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए, जो लार्जेस्ट बोला है, लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो आप स्मॉलेस्ट दिमाग में बैठाइए और ढूंढिए किसका जो हर या डिनोमिनेटर वो स्मॉल है। तो इसका कितना है 800, तो इसका कितना है 720, इसका कितना है 1500, इसका कितना है 4700। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है ना सबसे छोटा, इसका ये वाला। तो देखो कितना बी, तो ऑप्शन कौन हो गया बी, ठीक है? बहुत बहुत कठिन नहीं है लेकिन मैं फिर भी इतना डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बहुत बच्चे होते हैं जिनको ये कंफ्यूज करता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है? कन्फ्यूजन होता है, तो फिर समझ लीजिए। और लार्जेस्ट पूछ रहा है तो आप स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर ढूंढना है, ठीक है? अगर और स्मॉलेस्ट बोलता है तो आपको लार्जेस्ट डिनोमिनेटर ढूंढना है बस। एक ये भी देख लीजिए, लार्जेस्ट वाला भी एक एग्जांपल है। तो दो लार्जेस्ट हो गया था ना, अब स्मॉलेस्ट वाला देखिए। अब बोला है स्मॉलेस्ट स्केल, तो स्मॉलेस्ट बोल दिया तो हमको ढूंढना है, पहले तो आर एफ निकालिए सबका। तो मैंने एक आर एफ हमने निकाला, आ गया 1/1000, एक आ गया 1/960, एक आ गया 1/2000, 1/7874। अब पूछा स्मॉलेस्ट तो हम ढूंढेंगे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सा है, ये सब लार्जेस्ट कौन सा है, ये लार्जेस्ट है ना, डी। आंसर क्या हो गया डी,
ठीक है। और स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो आपको नीचे लार्जेस्ट ढूंढना है, लार्जेस्ट पूछ रहा है तो नीचे स्मॉलेस्ट ढूंढना है। ठीक है। अब देखिए ये जो फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला, इसका उस पर एक बिल ला दिया हूँ सवाल, ताकि ये भी आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो देख लीजिए डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप अगर 5 सेंटीमीटर तथा डिस्टेंस ऑन ग्राउंड 100 मीटर है तो आर एफ ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला आप जानते हैं, आर एफ बराबर डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो डिस्टेंस ऑन मैप कितना हो गया 5 सेंटीमीटर 5, और ये अब बदल के जब आप 100 को बदल दोगे ना सेंटीमीटर, तो यही आ जाएगा, क्योंकि 100 में डबल 2 जीरो बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000। तो काटोगे तो आ जाएगा 1/2000 यानी 1/2000। तो ये आपका आर एफ निकल के आ गया 1/2000। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए एरिया वाला भी 3 फार्मूला बताए थे हम ना, तो अब एक हो गया ये एरिया वाला। देखिए अगर एरिया ऑन मैप इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एक्चुअल एरिया इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो आर एफ ज्ञात कीजिए। तो वही एरिया ऑन मैप, एरिया एंड मैप कितना है 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए ऊपर, और फिर नीचे कितना हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर, तो नीचे लीजिए 10,000। ठीक है, अब इसको क्या किया गया, अब यहाँ देखिए एरिया ऑन मैप क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन ये जो डाटा है वो मीटर स्क्वायर में है, तो इसको बदलेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इतना लंबा टूट के आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दिए, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब यहाँ नहीं यहाँ कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 25 और यहाँ पे ये आया 1, कितना जीरो है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी जितना भी हो। ठीक है, अब ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नीचे भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आता, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आता, तो कैंसिल हो जाता ना। तो कैंसिल होकर के 1/4, और ये 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ गया। जितना भी जीरो आप देख लीजिएगा इसको जूम करके, और फिर 1/2000 इसका आर एफ आगे निकल के आ जाएगा। कुल मिल जाएगा। मैं बस ये एग्जाम्पल इसलिए लिया हूँ ताकि जो फार्मूला ये वाला है ना आपको ये याद हो जाए। ठीक है, और ये अब याद हो जाएगा तो बस जो मेन बात है हो जाएगा। आप सॉल्व तो कर ही लोगे ना, जब पेन उठाओगे हाथ में तो सॉल्व हो जाएगा। चीज़ें मैथमेटिकल चीज़ें ऐसी थोड़ी होती है, बस आप पेन लेकर सॉल्व करना शुरू करोगे हो जाएगा। ये वॉल्यूम वाला भी देख लीजिए, जब वॉल्यूम वाला भी ये है जो अभी हमने ऊपर 3 फार्मूला बताया था, तो इसमें ये भी तो था, तो ये आप खुद लगाइएगा। ठीक है, ये फार्मूला हमने दे दिया है और डाटा यहाँ पे मैंने दिया है क्वेश्चन, और ये मैं सॉल्व भी कर दिया है, लेकिन आप इसको क्या करिएगा एक बार लगाइएगा। ठीक है, जिससे आपका हाथ बैठ जाएगा और कैलकुलेशन भी एक बार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कंपैरेटिव स्केल क्या होता है ना, देखिए आप क्या कीजिए, डिफरेंट स्केल पर डिफरेंट क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं, लेकिन उसका आर एफ क्या हो इक्वल हो, आर एफ क्या हो यानी बोले तो उसका फ्रैक्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इक्वल हो जाता है, तो वो दोनों स्केल जो होता है कंपैरेटिव स्केल कहलाता है। फिर सुनिए, जैसे कि 2 अलग अलग स्केल हो, अलग अलग वैल्यू का स्केल हो और अलग अलग क्वांटिटी मेजर भी करता हो, लेकिन जब उसका आर एफ की हम निकाल के देखते हैं तो दोनों इक्वल हो जाता है। तो जो 2 स्केल था वो कंपैरेटिव स्केल कहलाता है। ठीक है, अब देख लीजिए ऐसी 2 अलग अलग स्केल जो अलग अलग वैल्यू को मेजर करती है तथा दोनों का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आर एफ का समान हो तो उन्हें कंपैरेटिव स्केल कहते हैं। ठीक है, देखो 2 अलग अलग स्केल, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ को मेजर करती है तथा दोनों का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आर एफ समान हो। देख रहे हो, वही बोल रहा हूँ कि जो स्केल अलग अलग हो बट आर एफ क्या हो, देखो यहाँ पे समान हो, सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं कंपैरेटिव स्केल बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए। देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर, ये स्केल आपको दिख रहा है कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर, ये आपका स्केल है। इसका आर एफ निकाला, देखिए कितना हो रहा है 1/600 आ रहा है। और वही जब 1 इंच इक्वल टू 50 फीट हो तो क्या होगा, तो इसको बदल के हम लोग देखते हैं। 1 इंच का हो जाएगा, 1 इंच रहने दीजिए, ठीक है 1 इंच रहने देते हैं, और 50
और एक फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। तो 12 12 होता है ना, 12। तो 12 पाँच कितना हो जाएगा? 60 हो गया। और ये एक जीरो आ जाएगा ना, 1/6। तो कोई देख पा रहे हो? स्केल तो अलग अलग है। यहाँ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर है, और यहाँ स्केल 1 इंच इक्वल टू 50 फीट है। बट जब RF की बात की है तो हमारा दोनों का इक्वल हो गया। तो ये दोनों स्केल एक दूसरे क्या होते हैं? कंपरेटिव स्केल कहलाते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन इसी को ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसलिए मैं डाल दिया हूँ ताकि ये बात याद हो जाएगी आसानी से। ए स्केल विच हैज़ द सेम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड RF सेम हो बट कैन बी रीड इन डिफरेंट यूनिट मेजरमेंट इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगी? कंपैरेटिव स्केल कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ स्केल होते हैं, ठीक है, वो कितने यूनिट में मेजर करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि नाम दे देगा, पूछ लेगा कि कितने यूनिट तक मेजर करते हैं। देखिए, जो प्लेन स्केल होता है, हम लोगों ने डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में पढ़ा होगा, पढ़ाया जाता है। ठीक है, प्लेन स्केल, जब प्लेन स्केल होता है ये मात्र 2 यूनिट तक मेजर कर सकता है। कितना? 2 यूनिट तक। ठीक है, एक मेन होता है और एक उसमें सब डिवीजन होता है। तो या तो ये मीटर सेंटीमीटर मेजर करेगा, या फिर सेंटीमीटर और मेजर करेगा, मतलब कि 2 ही। देखिए, ये कंसेक्यूटिव जो 2 यूनिट होते हैं उसी में मेजर करता है प्लेन स्केल, जैसे कि मीटर सेंटीमीटर हो गया या सेंटीमीटर मीटर हो गया। आप देख पा रहे हो कि मात्र 2 ही यूनिट मेजर करता है, ये बात याद रखना है। और जब यही बात करेंगे डायगोनल का, ये 3 को कर मेजर कर लेता है। ये क्या करता है? ये 3 यूनिट को मेजर कर सकता है आसानी से। इसमें एक मेन होता है और 2 सब डिवीजन होता है, कुल मिला के 3 हो जाता है। और डेसीमीटर या सेंटीमीटर या फिर इन 3 में क्या कर सकता है? ये मेजर कर सकता है। देखिए, डेसीमीटर, सेंटीमीटर या इन 3 में क्या करता है? मेजर कर सकता है। और प्लेन कितने में? 2 में मेजर कर सकता है। बस ये बात याद रखना है आपको। वर्नियर स्केल क्या होता है कि आप जानते हो कि इसका उपयोग तब करते हैं जब हमको हमारा हाई एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, थियोटाइट वगैरह में इसका यूज करी जाती है। कॉर्ड स्केल, तो इसका उपयोग जो एंगल मेजरमेंट में करते हैं, ये चीज़ चांदा, हम लोगों ने चांदा जिसको बोलते हैं हम लोग बचपन में देखे होंगे ना, इस तरह का होता है ये। ठीक है, इसका यूज एंगुलर मेजरमेंट में करी जाती है। अगला गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब देखिए, ये है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस, एंगल, वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यूनिट है जो इसके द्वारा मेजर करी जाती है या फिर इसके द्वारा मेजर नहीं करी जाती है, ऐसे करके। तो हम नाम याद करेंगे उन चीज़ों का। ठीक है, देखिए, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो डिफिनीशन, 2 बिंदुओं के बीच, इसका डिफिनीशन तो क्या याद करना, फिर भी देख लीजिए। 2 बिंदुओं के बीच क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दूरी को मापने को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं। देखिए, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस से हम माप सकते हैं? उन इंस्ट्रूमेंट का आप नाम याद रखिए। कुछ तो आपको वैसे भी याद होगा, कुछ वैसे ही याद होगा। टेप, चेन, टैकोमीटर, रेंज रॉड, टोटल स्टेशन, पेसिंग, पेसोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ईडीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाता है और ये ईडीएम हो गया। ये चैन और ये आपका टेप। तो जितना भी है, टेप, चैन, टेकोमीटर, रेंज रॉड, टोटल डिस्टेंस, पेसिंग, पेसोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ईडीएम, ये सब के सब क्या करते हैं? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के काम में आते हैं। और भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे भी यूज होते हैं। अब देखिए, वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं हम लोग? तो 2 बिंदुओं के बीच वर्टिकल दूरी को वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। अब देखो, मेजर किससे कैसे करते हैं, ये बात आपको जाननी है यहाँ पर। तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन यूज करोगे भाई? तो चैन, टेप, टैकोमीटर, ईडीएम। बताया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। ये ना मॉडर्न ये डिवाइस होता है। लेवलिंग स्टाफ और स्टेडिया रॉड, इन सब का हेल्प करके हम लोग क्या करते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे कि ये देखिए, चैन हो गया, टेप हो गया, टैकोमीटर हो गया,
ठीक है। फिर ईडीएम हो गया, लेवलिंग स्टाफ हो गया और स्टेडिया रॉड हो गया। सबका यूज़ करके हम क्या करते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब देखिए अगला है कि हॉरिजॉन्टल एंगल। अब बात करें हॉरिजॉन्टल एंगल की, तो दो बिंदुओं के बीच क्षैतिज मतलब कि हॉरिजॉन्टल सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में बने एंगल यानी कोण को मापने के लिए हॉरिजॉन्टल एंगल कहते हैं। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है एंगल उसे हॉरिजॉन्टल एंगल कहते हैं। इस वे में समझ लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन पर ध्यान ना दीजिए, आप जानते होंगे एंगल कैसे बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट नाम याद रख लीजिए, थियोडोलाइट, कंपास, टेकोमीटर, टोटल स्टेशन और बॉक्स सेक्सटेंट, ठीक है। तो इन सब का क्या करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल एंगल ज्ञात करने में मदद लेते हैं। थियोडोलाइट का, कंपास का, टेकोमीटर का, टोटल स्टेशन का, बॉक्स सेक्सटेंट का, इन सब का, ठीक है। जैसे कि थियोडोलाइट हो गया, कंपास हो गया, टेकोमीटर हो गया, टोटल स्टेशन हो गया और बॉक्स सेक्सटेंट हो गया। इस तरीके से आप देख पाओगे। अब बात करें वर्टिकल एंगल किससे किससे मेजर कर सकते हो, तो देख लीजिए। क्षैतिज क्षैतिज तल से ऊपर या नीचे किसी दिशा द्वारा बनाए गए कोण यानी एंगल को वर्टिकल एंगल कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो थियोडोलाइट, सेलोन, घेट, ट्रेसर, टेंजेंट, क्लिनोमीटर, एबनी लेवल और टोटल स्टेशन, ये जितने भी हैं इससे हम वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं। थियोडोलाइट, सेलोन, घाट, ट्रेसर, टेंजेंट, क्लिनोमीटर, एबनी लेवल और टोटल स्टेशन, ठीक है। ये फिगर भी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, सबका फिगर में मैंने दिखा दिया, थोड़ा बहुत अभी विजुलाइज भी कर पाओगे। तो इन सबको जितना भी इंस्ट्रूमेंट है इसे हम वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, उनका नाम हम लोगों ने अब तक देख लिया। अब देखिए कुछ क्या होता है ना कि एंगुलर मेजरमेंट के कुछ सिस्टम होते हैं। कुछ सिस्टम है जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम मेजरिंग में ली जाती है। तो हम कुछ सिस्टम है उनका नाम उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ताकि एग्ज़ाम वगैरह में आए तो हम उसको कर पाएँ। एक होता है आवर सिस्टम, एक होता है सेंटिजिमल सिस्टम, ठीक है। एक होता है आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। ठीक है, एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम होता है, ठीक है, जिससे एंगुलर मेजरमेंट करी जाती है, ठीक है। तो ये पहला देख लीजिए आवर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है ना कि एक सर्किल होता है, इसमें सर्किल तीनों में रहेगा, ठीक है। तो हम सर्किल को कितनी डिवाइड कर देते हैं, सब इसी पे तीनों बनता है। इसमें क्या करते हैं, एक सर्किल को एक दिन मानते हैं, एक सर्कल को एक दिन मानते हैं। एक दिन बोलो या फिर 24 आवर बोलो, बात एक ही होता है। तो इस वाले में एक सर्कल को एक दिन या 24 घंटा मानते हैं, ठीक है। अब देखो तो एक ये हो गया एक सर्किल हमारा, ठीक है, एक दिन। अब इसको हम क्या करते हैं 24 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में, 24 भाग में बांट देते हैं। तो एक भाग कितने कितने का हुआ, 1 घंटा का हुआ ना। तो पूरा 24 घंटा का था तो एक भाग 1 घंटे का हुआ। अब जब एक भाग जो आता है उसको हम लोग 60 भाग में बांट देते हैं। तो ये जो 1 घंटे का निकल गया उसको 60 भाग में बांट देते हैं। अब ये बढ़ गया 60 भाग में, ठीक है। अब जो इसका एक भाग अब निकल के आया उसको भी 60 भाग में बांट देते हैं। तो जो ये बन के ये था 1 घंटा, ये निकल कर ये था 60 मिनट, ठीक है। और जो सॉरी 1 मिनट, ये जो निकल गया था वो था 1 मिनट था, 1 मिनट था। और जो इसके में जो हम बांट दिए अब वो आया होगा वो 1 सेकंड निकल के आया होगा। मतलब इससे हम लोग आवर, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं इस वाले से। तो देख लीजिए आवर सिस्टम में पूरे सर्किल को 24 बराबर भागों में बांटा जाता है। 1 आवर ऑफ टाइम यानी 1 घंटा, 1 सर्किल बटा 24 यानी 1 दिन बटा 24, ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो 1 आवर को 60 मिनट में बांटा जाता है। तो 1 मिनट ऑफ टाइम यानी 1 घंटा बराबर 60। तो जानते ही होंगे कि 1 मिनट 1 घंटा का 60वां हिस्सा होता है। तो वैसे ही 1 मिनट 60 सेकंड में बांटा जाता है। तो 1 सेकंड कितना हिस्सा होगा, 1 मिनट का 60वां हिस्सा होता है। तो या तो ऐसे तोड़ के एक यहाँ पे आओ, 1 मिनट के पास आओ, 1 सेकंड निकालो, या फिर डायरेक्ट 1 सेकंड निकालने के लिए आपको एक सर्कल में क्या करो
24 इंटू 60 इंटू 60 से क्या करो, गुना कर दो। ये हम जानते हैं क्योंकि हम लोग इसी पे तो सब कुछ करते हैं, घड़ी अपना देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या करना होता है, इसका जो डिवाइड करना होता है पहले 400 से डिवाइड करना होता है, बस ये याद रखिए 400 से डिवाइड करना होता है, फिर 100 से डिवाइड करना होता है और फिर 100 से डिवाइड करना होता है, फिर पहुंच जाते हैं हम लोग एक सेंटी पहुंच जाते हैं 1 सेंटीग्रेड सेकंड पे। ठीक है, यहाँ भी सेकंड में पहुंचते हैं लेकिन इसको बोलते हैं सेंटीग्रेड सेकंड। ठीक है, तो देखिए सेंटी सेंटिजिमल सिस्टम में पूरे सर्कल को 400 बराबर भागों में यानी ग्रेड्स में बांटा जाता है। उसको ग्रेड, एक भाग को ग्रेड बोलते हैं। एक ग्रेड, जैसे कि उसमें हम लोग आवर बोल रहे थे ना, इस वाले में ग्रेड बोलते हैं। तो एक ग्रेड बराबर एक सर्किल बटा 400। तो एक ग्रेड को 100 सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड मिनट में बांट देते हैं। देखो वही चीज़ें कर रहे हैं बट यहाँ पे बांटने का थोड़ा डिवाइड देने का वैल्यू दूसरा है और नाम नाम के आगे सेंटीग्रेड ऐड कर दिया गया, तो सेंटीग्रेड मिनट हो गया। तो जिसकी आप क्या करोगे, जैसे कि एक ग्रेड में तुम 100 से डिवाइड करोगे तो निकल के आ जाएगा 1 सेंटीग्रेड मिनट। और वैसे फिर 1 सेंटीग्रेड मिनट में क्या करोगे, तुम 100 से डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा 1 सेंटीग्रेड सेकेंड। ठीक है, अब या डायरेक्ट देखना हो तो देख सकते हो 1 सेंटीग्रेड सेकेंड बराबर एक सर्कल में डिवाइड कर दो 400 इंटू 100 इंटू 100 से। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्या है देखो, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में पूरे सर्कल को 360 बराबर भागों में बांटा जाता है। 1 डिग्री बराबर एक सर्कल, 1 डिग्री बराबर एक सर्कल डिवाइडेड 360। ठीक है, इसमें 360 से डिवाइड कर दो और जो जो एक आएगा वो 1 डिग्री कहलाता है। अब उस 1 डिग्री में से फिर 60 से डिवाइड कर दो तो आएगा 1 मिनट ऑफ आर्क आ जाएगा। अब जो 1 मिनट आर्क आया उसे फिर 60 से डिवाइड कर दो तो माना आ जाएगा 1 सेकंड ऑफ आर्क। ठीक है, या डायरेक्ट निकालना चाहो तो निकालो, 1 सेकंड बराबर एक सर्कल 360 इंटू 60 इंटू 60। अब ये चीज़ें कैसे याद होंगी, तो इसको ईजी बनाने के लिए मैंने देखो यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया है। अब बस याद रखना है कि आपको पहले वाले में आवरली सिस्टम में 24 60 और 60 से डिवाइड करना है, ये सीक्वेंस रखना है। और सेंटीजिमल में 400 100 और 100 से डिवाइड करना है। और सेक्साडेसिमल सिस्टम में और 360 60 और 60 से डिवाइड करना है। ये आप याद रखोगे ना तो फिर ये पूरी कहानी थी वो ईजी हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिलेटेड है, देख लीजिए। सेक्साडेसिमल सिस्टम का प्रयोग इंडिया, ब्रिटेन तथा विश्व के अधिकांश देशों में किया जाता है। सेंटीडेसिमल सिस्टम का प्रयोग यूरोपीय देशों में किया जाता है। आवर सिस्टम का प्रयोग एस्ट्रोनॉमी तथा नेविगेशन में करते हैं। ठीक है, तो कौन सिस्टम कहाँ प्रयोग होता है ये बात आप याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अब जो हम लोग स्केल की बात कर रहे थे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर ऐसा कुछ। ठीक है, तो मान लो हमने आपको दिया 1 सेंटीमीटर पर 10 मिनट। ठीक है, ये स्केल आपका रहा, लेकिन आप गए तो 1 सेंटीमीटर बराबर 11 मीटर लेके माप दिए, मेजरमेंट ले कर दिए, तो आपका तो मेजरमेंट गलत हो जाएगा ना। तो फिर उस मेजरमेंट को सही कैसे करी जाएगी, उसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो उसी केस में ये फार्मूला यूज करी जाती है। देखिए, यदि नक्शे पर किसी स्केल एस ठीक के स्थान पर किसी अन्य स्केल एस डैश का प्रयोग किया गया हो तो गिवन वैल्यू की सही वैल्यू ज्ञात करने के लिए निम्न फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस की बात करें तो डी बराबर जो ये डी डैश एस डैश अपान एस, तो होता क्या, जो डी डैश है ना ये इनएक्यूरेट डिस्टेंस है जो आपने माप के लिए आया हुआ है, और एस क्या है, वो स्केल है जो आपने लिया है, और ये एस है जो एक्चुअल स्केल है। तो डी है एक्चुअल डिस्टेंस, एस है एक्चुअल स्केल, डी है इनएक्यूरेट डिस्टेंस और एस है इनएक्यूरेट स्केल। ठीक है, इसी तरीके से अगर एरिया में बात करें तो ए है एक्चुअल एरिया, ए डैश है इनएक्यूरेट एरिया, एस डैश है इनएक्यूरेट स्केल और एस है एक्यूरेट इन एक्चुअल स्केल। और इन दोनों का स्क्वायर ये याद रखना है भाई, ये यहाँ पे स्क्वायर होता है, एरिया वाले में क्या होता है कि स्क्वायर होता है। और ऐसे जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वैल्यू में क्यूब आ जाता है, वैल्यू में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। उसके लिए बी बराबर वी डैश एस डैश अपान एस का होल क्यूब होता है। फिर मैं इस पर न्यूमेरिकल भी लाया हूँ, आप समझ जाओगे। देखो डी ए
एंड बी क्या है, तो करेक्ट डिस्टेंस, एरिया एंड वॉल्यूम है। डी डैश, ए डैश और बी डैश क्या है, मेजरमेंट डिस्टेंस, एरिया एंड वॉल्यूम है। एस क्या है कि करेक्टेड स्केल है। एच डैश क्या है, स्केल यूज्ड इन मेजरमेंट है। नोट देखते हैं तो एस तथा एस डैश आर एफ के रूप में लिए जाते हैं। मतलब ये कि एस जो है ना उसको 1/, मतलब कि 500, सपोज कर 500 आता है तो इस फॉर्म में लेना है, इस फॉर्म में रखना है। ठीक है, ये बात याद रखना है कि जो एस का वैल्यू है 1/500, 1/10, 1000, 1/2000, 1/4000 ऐसे आती है, उस वैल्यू को रखना है जो फार्मूला के अंदर। ठीक है, अभी फार्मूला देख लीजिए। एक फार्मूला, इस सब सवाल उसी फार्मूला पे न्यूमेरिकल है। एक सर्वेयर क्षेत्र में एक जो मापी गई एरिया है, सर्वे की गई क्षेत्र है का एरिया 16,200 मीटर स्क्वायर नापा गया। कोई गया और माप के आया कितना, 16,200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाद में ये ज्ञात हुआ कि मेजरमेंट में स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर के स्थान पर 1 सेंटीमीटर बराबर 32 मीटर ले लिया गया। मतलब स्केल तो ये था, लेकिन लेके लिया गया, ये ले लिया गया और इस वाले से इसको मेजर करके आया गया है। तो बताओ, जब इस वाले की हेल्प से इसको मेजर किया गया है तो ये गलत हो गया होगा ना। तो इनएक्यूरेट डिस्टेंस कौन हुआ, इनएक्यूरेट एरिया कौन हुआ, ये। इनएक्यूरेट स्केल कौन हुआ, ये। और एक्यूरेट स्केल कौन हुआ, ये। और हमको चाहिए एक्यूरेट एरिया, एक्यूरेट एरिया। ध्यान दो, ये हमारा अभी किस में है। चलो सोल्यूशन दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ए डैश क्या आ गया, इनएक्यूरेट एरिया 1620 मीटर स्क्वायर, एक्यूरेट स्केल 1/3000। आप निकालोगे तो आएगा 1/3000। जैसे कि इसको आप निकालोगे ना, इसको 1 सेंटीमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर जाएगा, नीचे 30 मीटर को चेंज करोगे सेंटीमीटर में, डबल जीरो आ जाएगा, तो हो जाएगा ना 3000। इसको आप बदलना, देखना आ रहा है हमें, आएगा आपका एस बराबर 1/3000 और एस डैश आएगा 1/3200। ठीक है, 2200, सॉरी 3200। इस तरीके से हम लोग, ये तीनों डाटा मिल गया हमको। एक डाटा और क्या चाहिए, एक्चुअल ए चाहिए। तो एक्चुअल ए बराबर ए डैश एच डैश बाई एस का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे कि 1620 इंटू, अब देखिए ये बता रहा था कि आपको एस का एस जो है 1/1 के फॉर्म में रखना है। तो 1/3200 डिवाइडेड 1/3000, पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, देखिए आप खुद सॉल्व करिए इसको लेकर के। मैथमेटिकल चीज़ें खुद सॉल्व करना अच्छा लगता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं जो समझाने की बात थी, आप यहाँ पे इस वैल्यू को, मेन चीज़ देखिए, यहाँ पे इस वैल्यू को आप रखने में गलती ना करिएगा। ठीक है, और ये पकड़ने में कि कौन सा दिया और कौन सा नहीं दिया है, ये चीज़ें, वरना ये को बहुत बड़ी बात क्वेश्चन नहीं है कि इसमें आप फंसोगे। बस यही यहाँ पे गलती ना हो, और ये पकड़ने में कि कौन सा वैल्यू दिया है, कौन सा वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये आप लगा लीजिएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी पे है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने एक और दिया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। अब है श्रिंकेज ऑन मैप। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई मैप है जो कि आज किसी स्केल पे आपने बनाया हुआ है। ठीक है, कोई कपड़ा है या कोई भी मान लीजिए मटेरियल है जिस पे आपने क्या किया है कि कोई मैप बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये मैं दिखाया हूँ, कोई मैप आपने बनाया हुआ है। ठीक है, कोई रेखा खींचा है, कोई रेखा इतना आपने खींचा हुआ है, कोई रेखा आपने इतना खींचा है। लेकिन कुछ सालों बाद जब दोबारा आप इसको मेजर करने जाएंगे, सपोज कीजिए ये कपड़ा जो है या जो भी ये मटेरियल बना है वो थोड़ा सिकुड़ गया, मतलब सपोज ये सिकुड़ गया, क्या किया, सिकुड़ गया। तो अब बताइए, जब ये सिकुड़ जाएगा तो जो डिस्टेंस ये पहले 1 सेंटीमीटर हुआ करती होगी, वो 1 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी, 8 mm या फिर 9 mm, 7 mm ऐसे हो जाएगी। तो फिर आप उसी 9 सेंटीमीटर को ही रेफरेंस में ले लोगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने तो 1 सेंटीमीटर बनाया था ना जब ये मैप बना था। तो बस उसी श्रिंकेज को मतलब कि इग्नोर करने के लिए, वैसे बोलो तो ख़त्म कर देने के लिए, इस इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देने के लिए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, श्रिंकेज ऑन मैप। ठीक है, तो देखिए इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जैसे टेम्परेचर वेरिएशन, ह्यूमिडिटी, ग्रेविटी, वेदर चेंज,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, विंड, वाइब्रेशन इत्यादि के कारण नक्शा सामान्यतः सिकुड़ जाता है, जिसे श्रिंकेज ऑन मैप कहते हैं। ठीक है। नक्शे के सिकुड़ने के बाद नक्शे पर लिखी हुई स्केल, जिससे नक्शे में होने वाली त्रुटि समाप्त हो जाती है, श्रिंकेज स्केल कहलाती है। मतलब ये कि आप क्या करते हो ना कि नक्शे पर ही एक लाइन खींच देते हो। क्या करते हो, नक्शे पे हम वो रेफरेंस लाइन खींच देते हैं कि जिस 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 हिसाब से जो भी नक्शे जो जो हमारे द्वारा बनाए, रुकिए मैं बताता हूँ। इसकी मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा ए, ठीक है, लिखा ए। अब मैं क्या करूँगा ना कि एक यहीं पे एक लाइन खींचूँगा बगल में। ठीक है, बता रहा हूँ क्यों लाइन खींचूँगा बगल में, कि अगर ए कुछ सालों बाद जब मैं मेजर करने आऊँगा तो ये अपने आप को सिकुड़ चुका होगा, थोड़ा सा सिकुड़ चुका होगा। इसको मैं नहीं पकड़ पाऊँगा, कि क्योंकि मैप है ना, तो मैप में कितनी डिटेलिंग की गई होगी, कितनी बारीकी चीज़ों को डिटेलिंग करी जाती है, तो नहीं पकड़ पाऊँगा कि कितना सिकुड़ा होगा। लेकिन मैं इसको पकड़ लूँगा बड़ी आसानी से। ये एक रेखा जो बगल में मैं खींचा रहूँगा, इसको पकड़ लूँगा कि ये पहले जो मैं खींचा था उसमें मैं कितना इसको खींचा था। पहले मैं इसको कितना, मान लीजिए मैं 10 सेंटीमीटर खींचा था, और अब मैं आके मेजर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि 9 सेंटीमीटर है, ये है कितना, 9 सेंटीमीटर बचा ही है। कितना हुआ है, 9 सेंटीमीटर बचा ही है। तो अब बताओ, तो मैं बोलूँ तो श्रिंकेज रेशियो निकालो, तो 9/10 कितना, 0.9 आ जाएगा। मतलब जो श्रिंकेज के बाद जो लेंथ बचती है वो, और जो मैंने शुरू में खींची, मान लीजिए यहाँ मैं 10 बोल रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर हमने खींचा, शुरू में खींचा जब इस मैप को तैयार किया गया, और 2, 4, 5, 10 साल बाद जब भी हम अब दोबारा आए हैं वापस मैप पढ़ने, तो देख रहे हैं, इसको मेजर कर रहा हूँ तो 9 सेंटीमीटर है। तो जिस रेशियो में जिस हिसाब से ये घटा होगा, उसी हिसाब से ये ए बना होगा, ये भी घटा होगा। इसके साथ में जो भी यहाँ पे हम बनाए होंगे, जो भी ड्राइंग किए होंगे, जो भी कुछ किया होगा, वो भी घटा होगा। हम इन सबको तो मेजर नहीं कर सकते और ना ही मेजर करना भी चाहते हैं। हम तो बस इसको मेजर करेंगे। इसको मेजर करके हम निकालेंगे श्रिंकेज रेशियो। क्या निकालेंगे, श्रिंकेज रेशियो, जो कि होता है, श्रिंकेज फैक्टर बोलते हैं इसको। दरअसल उसको श्रिंकेज फैक्टर बोलते हैं सही में बोले तो श्रिंकेज फैक्टर बराबर LS/L, मतलब कि वेयर LS लेंथ ऑफ आफ्टर श्रिंकेज, वही जो बता रहा था 9 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल दिया हो ना, ऐसे ही। तो जो सिकुड़ने के बाद लेंथ है वो ऊपर लिख दो, और जो हमने ओरिजिनल लेंथ पहले बनाए थे जब मैप बनते समय, वो लिख दो। इस तरीके से आपका बन जाएगा ऐसे बराबर LS/L। अब ये तो लेंथ के फॉर्म में हो गया। अगर एरिया के फॉर्म में बात करें तो आपका श्रिंकेज फैक्टर ऐसे बराबर हो जाता है √AS/A0। AS/A0, वैसे यहाँ भी AS क्या हो जाता है, एरिया आफ्टर श्रिंकेज, और A0 क्या है, एक ओरिजिनल एरिया। अब देखो, श्रिंकेज फैक्टर एक और फार्मूला होता है क्या, श्रंक स्केल और ओरिजिनल स्केल। ठीक है, वही बात, देखो ऊपर जो चीज़ लिखी गई है, नीचे वही चीज़ लिखी जा रही है। तो जिस तरीके से वहाँ पे L था, नीचे L है, A है तो A है, तो ऐसे ही ऊपर स्केल है तो नीचे भी स्केल है। तो यहाँ पे श्रंक लेंथ था, श्रंक एरिया था, तो इसे श्रंक स्केल हो गया। श्रंक स्केल अपन ओरिजिनल स्केल, फार्मूला याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो श्रंक स्केल अपन ओरिजिनल स्केल करोगे तो भी श्रिंकेज फैक्टर निकल के आ जाएगा। अब देखो, जब तुम्हारे पास श्रिंकेज फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, तो यह देखो श्रिंकेज फैक्टर निकल के आ जाएगा, तो यही फार्मूला कहीं ना कहीं ये है। ठीक है, या फिर आप इस फार्मूले को सीधे डायरेक्ट याद रख लो कि करेक्ट डिसीजन निकालना हमको, हमारे पास श्रिंकेज फैक्टर है या नहीं हो, तो फिर निकाल लो इस वाले फार्मूले से, या इस वाले फार्मूले से, किसी फार्मूले का यूज़ करके श्रिंकेज फैक्टर निकाल लो। श्रिंकेज फैक्टर निकाल लोगे तो जो गलत डिस्टेंस होगा उसमें श्रिंकेज फैक्टर क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एक्चुअल करेक्टेड डिस्टेंस बराबर रॉन्ग डिस्टेंस अपन श्रिंकेज फैक्टर। तो जो रॉन्ग डिस्टेंस होता है उसमें आप क्या करो कि श्रिंकेज फैक्टर्स क्या करो, डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा क्या होगा कि करेक्ट डिसीजन निकल के आ जाएगा। अब ऐसे जब डिस्टेंस की बात कर दी हमने, जब एरिया की बात करेंगे, तो जो इनएक्यूरेट एरिया है उसमें श्रिंकेज फैक्टर के स्क्वायर से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो तुम्हारा जो है कि
करेक्ट एरिया निकल करके आ जाएगा। श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकालोगे, तो इसके लिए मैंने तीन फार्मूला आपको बता दिया कि श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकाल सकते हो। एल एस बाई एल कर लो, या अंडर रूट ए एस अपन ए नॉट कर लो, या ऐसा बराबर श्रंक से स्केल अपन ओरिजिनल स्केल कर लो। तीन तरीके से श्रिंकेज फैक्टर निकालेगा। श्रिंकेज फैक्टर आते ही तुम क्या कर सकते हो, डी ए और भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर श्रिंकेज स्केल की बात करें तो वही ऊपर वाला यही फार्मूला है ना, इसी को ऐसे ऐसे लिखा जाता है, श्रिंकेज स्केल बराबर ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ ये याद रख सकते हो, इसी चीज़ को ऐसे लिखा गया हमने। तो ये कुल मिला के 5 फार्मूले हैं, पर फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। श्रिंकेज फैक्टर बराबर एस एफ बराबर एल एस अपन एल, श्रिंकेज फैक्टर एस एफ बराबर अंडर रूट ए एस अपन ए नॉट, श्रिंकेज फैक्टर एस एफ बराबर श्रंक स्केल अपन ओरिजिनल स्केल, करेक्टेड डिस्टेंस डी बराबर डी डैश अपन श्रिंकेज फैक्टर, और करेक्टेड एरिया ए बराबर ए डैश अपन श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, एक श्रिंकेज फैक्टर निकालते कैसे देख लो, ठीक है। तब तो जाके निकालोगे डी आई ए, डी चाहे ए निकालना हो, ओरिजिनल डिस्टेंस या ओरिजिनल डिस्टेंस एरिया, तो फिर श्रिंकेज फैक्टर निकालना होगा। देखो, यदि किसी नक्शे पर 15 सेंटीमीटर रेखा, यदि इस नक्शे 15 सेंटीमीटर रेखा सिकुड़ करके 13.7 सेंटीमीटर हो जाती है, मतलब कि शुरू में कितनी थी, 15 थी, यानी नीचे यानी एल का वैल्यू दे दिया कितना, 15, और सिकुड़ कितनी हुई है, 13.7, यानी एल एस का वैल्यू दे दिया 13.7। तो हम ऐसा निकालना चाहें तो अब बताया ना कि एल एस अपन एल होता है, तो एल एस का वैल्यू कितना 13.7, और ये एल का वैल्यू 15, तो डिवाइड करोगे आएगा 0.913। तुम्हारे पास ऐसा इस तरह से निकाली जाती है। अब देखो एक नोट पॉइंट देखो यहाँ पे, नोट, श्रिंकेज फैक्टर का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम इसलिए कम होता है, हम बात कर रहे हैं श्रिंकेज के केस में, मतलब कि मैप सिकुड़ने के केस में। और एल एस जो होता है ये बाद, एल एस ही जो है बाद का वैल्यू यही होता है, और ये हमेशा कम ही होने वाला है, क्योंकि सिकुड़ने की बात करेंगे। जब सिकुड़ेगा तो ये एल एस हमेशा कम होगा, जैसे कम होगा तो 1 से हमेशा ये वैल्यू आएगी, ऐसे हमेशा 1 से कम ही आने वाली है, क्योंकि श्रिंकेज में केस हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जबकि जब अलग से जब एक आता है एक्सपेंशन फैक्टर, तो वो जाके 1 से अधिक होता है, ठीक है। श्रिंकेज 1 से कम होगा, और एक्सपेंशन फैक्टर 1 से अधिक होगा, क्योंकि उस केस में एक्सपेंड होगा, जब एक्सपेंड होगा तो जो ऊपर का वैल्यू होती है वो ज़्यादा आ जाएगी, इस तरीके से वो 1 से अधिक हो जाएगा। अब देखिए, ये न्यूमेरिकल है, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ, आप एक को मैं पढ़ दे रहा हूँ, और आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। कई न्यूमेरिकल मैंने दिया हुआ है, अच्छे न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए, एक नक्शे पर किसी खेत का क्षेत्रफल मापने के उपरांत 1285 मीटर स्क्वायर पाया गया। यदि नक्शे पर लिखी स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है, ठीक है, तथा नक्शे पर खींची गई 10 सेंटीमीटर की रेखा सिकुड़कर 9.7 सेंटीमीटर की हो गई, तो ज्ञात कीजिए। देख रहे हो, तो रेखा खींची गई तो वो 10 सेंटीमीटर की थी, और सिकुड़ कितने हो गए, 9.7। तो हम आराम से एस एफ निकाल सकते हैं। एस एफ निकाल सकते हो कैसे, कि 9.7 डिवाइडेड 10 कर दोगे तो 0.97 निकल के तुम्हारा आ जाएगा एस एफ। अब आगे हम देख लो कैसे चीज़ें सॉल्व करेंगे। फिर तो गिवन डाटा देख लो, मेजर्ड एरिया कितना है, ए डैश, तो 1285 मीटर स्क्वायर। ओरिजिनल स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ओरिजिनल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, और जो श्रिंकेज के बाद का लेंथ क्या है, 9.7 सेंटीमीटर, ठीक है। एस एफ हमने निकाल कर भी दिखाया आपको कि एस एफ कैसे निकालेंगे श्रिंकेज फैक्टर। इसकी 9.7 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ को 10 ही तो है, और 9.7 जो श्रिंकेज के बाद का है, ठीक है। तो आप आएगा 0.97 आ जाएगा, ठीक है। अगला है श्रिंकेज स्केल। तो श्रिंकेज स्केल कैसे निकलेगा, ओरिजिनल, अब एक और बताया था ना कि सबसे लास्ट में जो था, श्रिंकेज स्केल निकालना हो आपको, तो ओरिजिनल स्केल में क्या कीजिए, इंटू कर दीजिए एस एफ से। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से वो फार्मूला। ये देखिए, ये था ना नीचे वाला, ये वाला था ना, ये वाला बोला था मैंने आपको कि श्रिंकेज स्केल बराबर ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर कर देंगे। मतलब ओरिजिनल स्केल में आप श्रिंकेज फैक्टर क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आप पहुंच जाएंगे श्रिंकेज स्केल पर। और श्रिंकेज स्केल आते ही हम क्या करेंगे,
आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर कर दोगे तो ओरिजिनल स्केल ये आपका दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। आप ऊपर देखो, आप ये देखो दिया है ना, इस चीज़ को ध्यान दो, ये दिया हुआ, आप इसको चेंज करोगे तो ये 1/1000 ही बन के आने वाला है। गुणा कर दो फिर 0.97 से, तो आपका कुल सॉल्व करने के बाद 1/1030 आएगा आपका। ठीक है, ये क्या होगा, ये श्रिंकेज स्केल हो गया। तो श्रिंकेज स्केल बराबर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10.30 मीटर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि करेक्टेड एरिया ऑन ग्राउंड निकालने वाले हैं। ठीक है, करेक्टेड एरिया ऑफ ग्राउंड। तो अब देखिए, ये फार्मूला हमने बताया था ना आपको कि जब बात करेंगे एरिया की, श्रिंकेज फैक्टर में क्या स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं। तो ए बराबर ए डैश अपॉन एस एफ का स्क्वायर है। तो ए डैश के बारे में 1285 दिया हुआ है, और एस एफ अभी हमने निकाला हुआ है ना, 0.97 का स्क्वायर कर लो। तो ये पूरा आप सॉल्व करिएगा कैलसी से, आएगा 1365.71 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करा दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे तो ही आएगा। मैं कितना भी पढ़ दूँ, कितना बार पढ़ दूँ, वो नहीं आएगा। आप समझे, मैं बस क्या कर रहा हूँ कि उसको तो जो जो फार्मूले हैं उसको थोड़ा याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप याद कर पाओ। ठीक है, जो जो की पॉइंट्स होते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल तो आप खुद ही लगाना पड़ेगा ताकि प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वेप लगा लीजिएगा। ठीक है, सारे वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा और फिर आप इसको क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्नियर। ठीक है, तो वर्नियर के बारे में पढ़ते हैं, वर्नियर का टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्नियर क्या होता है, ध्यान दीजिए कि वर्नियर इज ए सेकेंडरी स्केल ऑफ द मेन स्केल। तो मेन स्केल होता है उसको और एक्यूरेटली माप मेजर करने के लिए और छोटे छोटे भागों में जैसे समझ लो कि तोड़ने के लिए वर्नियर स्केल काम में लिया जाता है। ठीक है, जो भी मेन स्केल जिस डिस्टेंस को नहीं मेजर कर सकता, वर्नियर स्केल की हेल्प से हम उस छोटे से डिस्टेंस को भी मेजर कर पाते हैं, इसीलिए इसको सेकेंडरी स्केल बोल रहे हैं। तो मेन स्केल विच इज यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, वही बोल रहे हैं वर्नियर स्केल क्यों यूज करते हैं, और एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर स्केल का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन वर्नियर इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। मतलब कि अपने बनावट के हिसाब से वर्नियर है मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड करी जाती है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। एक है डायरेक्ट वर्नियर, एक है रेट्रोग्रेड वर्नियर, एक है एक्सटेंड वर्नियर, एक है डबल वर्नियर। यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, 2 चीज़ पूछता है ज़्यादातर, अभी आगे मैं बताऊँगा, अभी कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए, ये नोटेशन कुछ है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, एक होता है मेन स्केल, ठीक है, एक होता है वर्नियर स्केल, 2 स्केल होता है। जो मेन स्केल होता है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे डब्बे बने होते हैं, खाने बने होते हैं, और इसमें भी ऐसे ऐसे खाने बने होते हैं। ठीक है, तो जो इनके बीच के जो खाने की दूरी होता है इसको बोलते हैं भी। वर्नियर के एक वर्नियर जी, ये है वर्नियर, क्या है वर्नियर, ये क्या है मेन स्केल है। तो जो वर्नियर स्केल के एक खानों की जो वैल्यू होता है उसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, और इसके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये इस पे जितने भी ये 1 2 3 4 5 6 7 करते करते जितना भी काउंट करोगे, इसके मतलब कि इसके जो नंबर होते हैं, जितने खाने होते हैं उसको एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखो, एस अभी हमने बताया आपको, एस क्या होता है कि एक मेन स्केल डिवीजन, एक एम एच डी मतलब कि मेन स्केल डिवीजन, यानी मेन स्केल पर एक खाने का वैल्यू को एस बोला जाता है। और एक मतलब कि वी क्या है, एक वन वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब कि एक बी एच डी मतलब कि वर्नियर पर एक खाने का वैल्यू को बी बोलते हैं। मैंने बताया था ना फोटो बना करके। एन क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन, और वर्नियर पे कितने खाने भी बताया था ना, 1 2 3 काउंट करके वैसे बोला हूँ ना, तो उसको एन बोला जाता है। जितने नंबर हो गए 50 60 70, 60 से ऊपर नहीं होते। ठीक है, मतलब हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हो भी सकते हैं। नॉर्मली तो जो थ्योराइड हम पढ़ रहे थे ना, उसमें बताया था ना कि थ्योराइड में 60 से ऊपर नहीं हो सकता। एल सी
ऐसे जहाँ भी आएगा आप समझिएगा लिस्ट काउंट, ये मैंने नोटेशन में बता दिया। अब चीज़ें आगे आएंगी तो आप इसको समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें क्या है। अब देखिए डायरेक्ट वर्नियर, तो इसमें क्या होता है ना कि वर्नियर स्केल के डिवीज़न मेन स्केल के n-1 डिवीज़न के बराबर होता है। ऐसे समझिए कि वर्नियर इसमें ज़्यादा खाना होता है। इसमें वर्नियर में इस वाले केस में क्या होता है कि जो हमारा ये मेन हो गया, ऊपर वाले मेन हो गए, मेन हो गया, नीचे वाला वर्नियर, तो ये जो है ये एक कम होता है और ये ज़्यादा होता है। ये जितना होगा, मतलब कि सपोज करिए n है तो ये n-1 होगा। समझ में आ रहा है? तो इस वाले केस में ये बोल रहा है कि वर्नियर स्केल पर जो जितने खाने होते हैं उससे एक खाना कम होता है मेन स्केल पर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अब किसकी खाना बड़ा किसकी खाना कम, देखो पहले ये पढ़ लो। पहले देखो वर्नियर स्केल के n डिवीज़न, यानी वर्नियर पे n डिवीज़न होगा तो मेन स्केल के n-1 डिवीज़न के बराबर होता है। तो बता रहा था कि वहाँ पे n-1 डिवीज़न होगा, यानी एक कम होता है। s बड़ा होता है b से, s बड़ा होता है b से। नॉर्मल सी बात है कि वो देखो, मान लो कि देखो ध्यान दो, कुछ समझो इस बात को। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल पर मान लो यहाँ पे 20 है, ये वर्नियर पे 20 है और इसमें 19 है। एक कम रखना है ना, यहाँ 20 है और यहाँ 19 है, क्योंकि हमको एक कम ही रखना है वो मेन पे। तो बताओ ये 20 खाने मिल करके इस 19 के बराबरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक का तो वैल्यू बड़ा ही होता होगा ना इन वाले से, क्योंकि 20 है और ये 19 है, ये 19 इन 20 के बराबरी कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका एक जो है इससे बड़ा होगा। तो इस तरीके से इसको ऐसे बोल रहे थे और इसको भी बोल रहे थे, तो एस कहीं ना कहीं भी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरीके से एस जो होता है बी से क्या होता है, इसमें बड़ा होता है। कैलिब्रेशन क्या होता है कि मेन स्केल की दिशा सेम डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए तो ये मेन स्केल हो गया ना, तो इस पे 1 2 3 4, देखिए मतलब कि अब 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है मेन स्केल पर। जो वर्नियर स्केल रहेगा, वर्नियर स्केल पर भी 1 2 3 4 5, तो भी 1 2 3 4, तो वो भी ऐसे ही लिखा रहेगा। देख रहे हो, जिस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में ये भी बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए तो कैलिब्रेशन जो होता है मेन स्केल की दिशा में सेम डायरेक्शन में होता है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है कि एस माइनस बी करिए या फिर एस बाई एन करिए। देखिए लिस्ट काउंट का वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप एस माइनस बी करके निकालिए या फिर एस बाई एन करिए। और एन का वैल्यू मैंने बता रखा है आपको, ये वर्नियर पे खानों की संख्या होती है। ठीक है, वर्नियर पे खानों की संख्या होती है। डेरिवेशन भी इसका कराया जाता है, बट डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, हम डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप समझ याद रखिए कि लिस्ट काउंट को दो तरीके से याद कर सकते हैं, एस माइनस बी से भी, और फाइनल वैल्यू निकालना हो तो मतलब कि फार्मूला से निकालना हो तो निकाल सकते हैं, एल सी बराबर एस बाई एन से भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे भी मैंने से एस क्यों नहीं किए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एस बड़ा है। यहाँ भी देख पा रहे हो कि एस क्या है, बड़ा है, तो लिस्ट काउंट क्या निकल जाएगा, एस माइनस बी। अब ये देख लो, यह फिगर मैंने दिखाया ही है फिगर बना करके। ठीक है, यहाँ ये देखो, ये 0 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना, ये देखो 0 1 2 3, ये भी इधर ही बढ़ रहा है ना। सेम डायरेक्शन में कैलिब्रेशन हो गया ना। अगर इस पे एन डिवीजन है, ठीक है, तो इस पे कितना होगा, n-1 होगा। हो तो यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे n-1 होगा मेन पे। ठीक है, चीज़ें मैंने हमको अब आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया, जो भी समझ यहाँ पे होगा वो। अब दूसरा आ गया रेट्रोग्रेड वर्नियर। इसमें क्या होता है, देखिए रेट्रोग्रेड वर्नियर में वर्नियर स्केल के n डिवीज़न मेन स्केल के n+1 डिवीज़न के बराबर होगा। अब खुद सोचो, अब इस केस में क्या होने वाला है कि मेन पे खाना ज़्यादा होगा, मेन पे खाना ज़्यादा होगा और वर्नियर पे कम। तो मान लो, अब देखो समझा रहा हूँ थोड़ा, 1 2 3 4, मान मैं 4 खाना इस पे ले लिया। अब वर्नियर पे हमको कम लेना है, वर्नियर पे क्या करना है हमको, नीचे वाला वर्नियर है, ये मेन है और नीचे वाला वर्नियर है। तो वर्नियर मैं बोल रहा हूँ कि वर्नियर के एन डिवीज़न मेन स्केल के n+1, यानी वर्नियर पे जितना होगा उससे मेन पे ज़्यादा होगा। तो हम मेन पे मान लिए 4, तो इस पे कितना होगा, 3 होगा, 1 2 3। और मेन पे 4 होगा तो वर्नियर पे कितना होगा, 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि मेन पे कितना होना है, एक
ज़्यादा करना है वर्नियर से। आपको अब यहाँ तुम सोचो कि जब ये 4 लोग मिल कर के इन 3 लोग हैं, ये इसी डिस्टेंस को ये 3 लोग मिल कर के कंप्लीट कर ले रहे हैं और ये लोग 4 लोग, तो कोई बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? कौन बड़ा कौन छोटा? तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे कि जो भी है ऐसे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये और इसका मेन स्केल की अपोजिट डायरेक्शन में इसका कैलिब्रेशन होता है। तो अब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर वो उधर 1 2 3 बढ़ेगा तो ये इधर 1 2 3 बढ़ेगा। दिखा दे रहा हूँ फोटो में, आप देख लीजिए। देखिए, तो ये मेन स्केल अगर इधर बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये क्या चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए 1 1 2 3, देख रहे हैं? तो ये उल्टा चलता है इसमें रेट्रोग्रेड वाले में। और लिस्ट काउंट तो v माइनस एस हो जाएगा और एल एक और लिस्ट काउंट एस, ये सब में एस एन ही होता है। ठीक है, बस ये और याद रखिए, पहले वाले में था v माइनस एस, एस माइनस v, इसमें v माइनस एस, 2 हो गया। हम बात करते हैं तीसरा, एक्सटेंड वर्नियर। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि वर्नियर स्केल के एन डिवीजन मेन स्केल के 2n प्लस वहाँ रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, तो वर्नियर पे मान लो n है, ठीक है, तो मेन पे 2n दोगुना से 1 ज़्यादा होगा। क्या होगा, दोगुना से 1 ज़्यादा होगा। अब जब दोगुना से 1 ज़्यादा होगा तो अब ये समझ लो कि उस पर खाना ज़्यादा है और इस पर खाना कम है। जिस पे खाना ज़्यादा रह रहा है, अब तक मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस पे खाना ज़्यादा रह रहा है उसके एक खाने का वैल्यू छोटा रह रहा है। तब से मैं ये समझा रहा हूँ ना कई बार कि जिस स्केल पे खाना ज़्यादा रह रहा है वो उसका जो एस या भी है, जो यानी एक खाने का वैल्यू है वो छोटा हो जा रहा है, और जिस पे कम रह रहा है उस पे ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस वाले केस में देख पा रहे हो कि जो जो मेन पे है, अभी भी मेन पे क्या है, 2n प्लस 1 है, यानी जो वर्नियर पे है उसके दोगुना से ज़्यादा है। तो मैं तो पूछ लूँ, बताओ जो खाने का वैल्यू होगा किसका ज़्यादा होगा? तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि वर्नियर में भी वर्नियर में इसका ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से वर्नियर में क्या होगा कि सिंगल की बात करोगे अगर, तो वर्नियर का भी जो बड़ा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं इस केस में क्या की जाती है कि दोगुना करके जब बात की जाती है तो थोड़ा, अब देखो सिंगल बात करोगे तो मेन स्केल का एक खाने का वैल्यू वर्नियर के एक खाने का वैल्यू से छोटा होता है, लेकिन जब हम मेन स्केल का एक खाने का डबल कर देते हैं तो वो फिर से वर्नियर के एक खाने से ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाला चीज़ें थोड़ा यहाँ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कि दोगुना करके 2s ग्रेटर देन v हो जाता है। कैलिब्रेशन मेन स्केल की दिशा में, बस रेट्रोग्रेड ही ऐसा है जिसमें उल्टा होता है। जो कैलिब्रेशन है रेट्रोग्रेड एक ऐसा होता है जिसमें उल्टा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वरना सब में सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब लिस्ट काउंट, तो इधर तब से हम देख पा रहे हैं इन दोनों का मान, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग बार बार, तो यहाँ भी निकाल लो डिफरेंस 2s माइनस 1। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है कि फाइनल फार्मूला एस बाई एन, तो कितने बार आ गया और ये सेम टू सेम ही होता है। देखो कहीं पे, देखो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन बता रहा हूँ, कहीं पे भी माइनस ऐसे दे दे और तुम तर्क यही दे दो, जब बता रहा था कि बोलोगे वर्नियर पे तो वैल्यू ज़्यादा थी और मेंस पे कम, मेन पे एस था तो भी माइनस एस भी तो कर सकते। नहीं, आप इस चीज़ को प्रीफर कीजिएगा, इस वाले को 2s माइनस बी को। ठीक है, ये फिगर देखिए, मेन स्केल क्या है कि मेन स्केल पर 0 1 2 3 4 गया इस डायरेक्शन में और वर्नियर स्केल पर भी गया इस डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में हो गया ना। ठीक है, अब देखिए एन वर्नियर डिवीजन होगा तो 2n माइनस 1। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हमने थोड़ा सा मिस्टेक करी है, यहाँ पे मिट गया था इसलिए प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि माइनस होता है। ठीक है, माइनस होता है तो दोगुने से 1 कम होता है। ठीक है, दोगुने से कम होता है, फिर भी और सब सही है, और सब जो भी चीज़ें हमने बताया ये सब सही है, बस यहाँ पे मिट गया था प्लस माइनस जो भी था, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ। यहाँ पे कितना होता है 2n माइनस 1 होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो मेन स्केल पे कितना संख्या होती है 2n माइनस 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने करेक्ट लिखा हुआ था तो यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ से हमने चीज़ को देख लिया है कि हमने क्या किया कि वहाँ पे मिस्टेक हुआ था। 2n माइनस क्या होती है 1 मेन स्केल पर। ठीक है, अगला डबल वर्नियर, तो डबल वर्नियर भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 वर्नियर, मैं फोटो में देख लेते हैं, आसानी से याद आ जाएगा आपको। इसमें 2 वर्नियर स्केल होती है, कैलिब्रेशन दोनों दिशाओं में होती है। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 5 10 हुआ, यहाँ भी 5। ठीक है, यहाँ देखिए 0 है, 5 हुआ फिर 10 हुआ,
5 है और 10 हुआ। इधर भी कैलिब्रेशन हो रहा है और इधर भी कैलिब्रेशन हो रहा है, और एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ 2 लगा हुआ है, और दोनों दिशा में कैलिब्रेशन भी है। तो इसीलिए इसे डबल वर्नियर बोलते हैं। इसमें 2 वर्नियर इसकी लगी होती है और दोनों दिशा में कैलिब्रेशन भी होती है। रीडिंग किसी भी दिशा में ली जा सकती है और इसका भी लीस्ट काउंट S/N होती है। ये फोटो में आप एक फिगर देख सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल इस पे मैं लगवा दे रहा हूँ ताकि ये फार्मूला जो है आपको याद हो जाए। देखिए एक डायरेक्ट वर्नियर को इस प्रकार डिजाइन करें कि वह 0.025 mm तक की वैल्यू पढ़ सके, मतलब लीस्ट काउंट दे दिया। इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया, वो लीस्ट काउंट दे दिया 0.025 mm। यदि मेन स्केल के एक डिवीजन की लंबाई 1 mm हो, मतलब कि एस की वैल्यू दे दिया, एस दे दिया आपको और LC दे दिया, और हमको एन चाहिए। ठीक है, बात ख़त्म। ठीक, अब देखो, तो हमको एस का वैल्यू दे दिया, LC का वैल्यू दे दिया, तो अब एन निकाल नहीं लोगे आराम से यहाँ से तुम। एन बराबर S/LC, एस का वैल्यू 1 mm और LC का वैल्यू 0.025 रख दोगे तो एन का वैल्यू कितना आएगा, 40। तो अब देखो एन 40 आ गया, तो बताओ ये डायरेक्ट वर्नियर है। क्या है ये, डायरेक्ट वर्नियर। अब बताओ डायरेक्ट वर्नियर में अगर वर्नियर स्केल पे एन होता, डायरेक्ट वर्नियर पे कितना होता था, N-1 होता था। कुछ याद आ रहा है? तो डायरेक्ट वर्नियर में बताया था ऊपर कि अगर वर्नियर पे एन खाना है तो फिर मेन पे उससे कम होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि उस पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर एन बराबर 40 होता है तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 40 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल N-1 यानी 40-1 बराबर 39 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप खुद ही लगाओगे, ये आप प्रैक्टिस करना खुद ही, देखो सेम टू सेम वैसे ही हमने दिया है प्रैक्टिस करने के लिए आपको। ठीक है, अब देखिए कुछ स्केल होते हैं जो आप याद रखिएगा। और देखिए मैंने स्केल ले लिया है, RF नहीं लिखा, आप स्केल से RF बदल लीजिएगा। अगर RF पूछता है कभी आपसे कि RF कितना ली जाती है इस एरिया को मेजरमेंट करने के लिए या सर्वे करने के लिए, तो आप करिएगा, मैं RF स्केल लिया हूँ, आप RF में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप RF को कन्वर्ट करना तो जानते ही है ना कि 1 सेंटीमीटर ऊपर रख के 10 नीचे रख करके दोनों का यूनिट सेम करके काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए पर्पज़ क्या है। अगर टोपोग्राफी सर्वे है, टोपोग्राफी सर्वे में बिल्डिंग साइट के हम सर्वे करते हैं, इसके लिए स्केल लगभग ली जाती है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर या फिर उससे। हमने पढ़ा था ना कि बिल्डिंग लार्ज स्केल पे काम करी जाती है, ये बात याद है आपको? ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर या उससे कम ली जाती है। और टाउन प्लानिंग की बात की जाए, टाउन प्लानिंग स्कीम या फिर रिजर्वर इत्यादि के बारे में बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर। देखते जाओ स्केल क्या छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर या फिर 100 मीटर, इतना क्या करते हैं, लेते हैं हम किसके लिए, टाउन प्लानिंग स्कीम या रिजर्वर के लिए। ठीक है, अब अगर लोकेशन सर्वे की बात की जाए तो इसके लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर या 200 मीटर ली जाती है। स्मॉल स्केल टोपोग्राफी मैप की बात करें, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.2 किलोमीटर से लेकर के यहाँ पे 0.25 किलोमीटर से लेकर के 2.5 किलोमीटर ली जाती है। अब दूसरा आ गया कैडेस्ट्रल मैप की हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर से लेकर के 0.5 सेंटीमीटर ली जाती है। ठीक है, और 1 किलोमीटर होना चाहिए था। ठीक है, और जियोग्राफिकल मैप की बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर से लेकर के 160 किलोमीटर ली जाती है। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की हम बात करें तो उसमें हॉरिजॉन्टल स्केल जब ली जाएगी तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर से लेकर के 200 मीटर। और वर्टिकल स्केल की बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर से लेकर 2 मीटर ली जाती है। अब देखो क्रॉस सेक्शन जब बनाई जाती है ना तो बोथ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल स्केल दोनों जब लोगे, कोई भी स्केल लेना हो तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर या 1 मीटर से लेकर के 2 मीटर ली जाती है। मेजरमेंट यूनिट, कुछ यूनिट है उसको आप याद कर लीजिएगा, याद करने वाली चीज़ होती है। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। IS 1956 के अनुसार लीनियर मेजरमेंट की बेसिक यूनिट
मीटर और सेंटीमीटर है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अर्थ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, न कि स्फेरिकल डिस्टेंस। ठीक है, आगे है, दो बिंदुओं के बीच वर्टिकल डिस्टेंस को लेवल डिफरेंस कहते हैं। ये फिगर में देख पा रहे हो, ए और बी के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेवल डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट कुछ है, रिलेशंस होते हैं, वो कभी डायरेक्ट ही पूछ लेता है या कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए कन्वर्ट करने के लिए तो अक्सर तो डायरेक्ट ही पूछेगा। तो 1 इंच बराबर आप जानते हो कि 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 1 यार्ड बराबर 3 फीट होता है। और 5.5 यार्ड बराबर 1 रॉड या लट्ठा बोलते हैं उसको, या फिर उसको एक पोल या फिर एक पर्च भी बोलते हैं। 4 पोल बराबर एक चैन या एक गंटर चैन, और जो चैन होता है ना वो गंटर चैन की बात करते हैं, 66 फीट की होती है। 10 चैन यानी गंटर चैन अगर 10 तुम मेजर करते हो 666 फीट, तो उसको 1 फरलांग बोलते हैं। और 8 फरलांग अगर बात करोगे तो उसको 1 माइल बोलते हैं। उसको 5280 फीट बोलते हैं। और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1609.34 मीटर, और किलोमीटर में बोलोगे तो 1.6 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब देखो, समुद्री दूरियों के मापन के लिए निम्न यूनिट का प्रयोग किया जाता है। 6 फीट बराबर 1 फैदम, 120। ठीक है, तो 120 फैदम बराबर 1 केबल लेंथ होता है, और 60 फीट बराबर 1 नॉटिकल माइल होता है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ एरिया, जो मेजरमेंट करता है ना, जो एरिया यानी क्षेत्रफल मेजर करने के लिए कुछ यूनिट होता है वो देख लीजिए। 1 वर्ग फुट, 1 वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच। 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट होता है। ठीक है, ये याद ही करना वाला चीज़ है, इसमें क्या मैं कर सकता हूँ। 1 स्क्वायर पोल बराबर 30.25 वर्ग गज। 40 वर्ग पोल बराबर एक रूड होता है, रूड सही है, एक रूड होता है। 4 रूड बराबर 1 एकड़, या बोले तो 10 वर्ग चैन। कौन चैन? तो गंटर चैन। देखो, खेतों के क्षेत्रफल मापने में निम्नलिखित यूनिट प्रयोग करी जाती है। जो अक्सर देखोगे आप भी, आपके आसपास में बीघा बोली जाती है। 1 बीघा बराबर 25 ये पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, 20 बीसवा तो कन्फर्म होता है 20 बीसवा या 25 29 वर्ग मीटर, या बोले तो 27,225 वर्ग फीट। 1 एकड़ बराबर होता है 1.6 बीघा। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 3.95 बीघा। एक रूखर सही है भाई, एक रूखर बराबर 121 वर्ग गज बराबर 100 वर्ग मीटर। 1 बिस्वा बराबर 151.25 वर्ग गज, या 1361 वर्ग फीट। अब ये देखिए जी ना, कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे पहले हमको एक ऐसा पॉइंट माना जाता है जो कि स्टेबल हो, वो फिक्स हो, उसे रेफरेंस बोला जाता है। फिर बोल रहा हूँ, कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसको रेफरेंस लेके कोई चीज़ मापी जाती है, जो कि हमेशा फिक्स होता है, उसे रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस बोली जाती है। जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक लैंडमार्क रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। क्या लैंडमार्क रेफरेंस के तौर पे ली जाती है। और जब वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करी जाती है तो बेंचमार्क ली जाती है, जो कि मीन सी लेवल से मापी गई होती है। ठीक है, वो बेंचमार्क ली जाती है। अगर हॉरिजॉन्टल एंगल की बात करेंगे तो मेरिडियन ली जाती है। मेरिडियन जब पढ़ेंगे हम लोग कंपास चैप्टर, वहाँ पे बताएंगे मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, वर्टिकल एंगल हम कहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मेजर करते हैं। जब लाइन ऑफ कोलिमेशन पढ़ रहे थे, लाइन ऑफ कोलिमेशन याद है? थ्योडाइट चैप्टर अगर मैंने डाल दिया और पढ़ लिया होगा तो पता होगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन पढ़ रहे थे हम लोग, लाइन ऑफ साइट। तो उसी से क्या करते हैं, वर्टिकल एंगल मेजर करी जाती है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। हो सकता है कि कहीं आपको अच्छा ना लगा हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी मैं टाइफाइड मुझे हुआ है। ठीक है दोस्तों, तबीयत डाउन है, फिर भी मैंने सोचा कम से कम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। कम से कम सेकंड चैप्टर लेट आया अलग बात है, बट इसको कंप्लीट कर दूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल घर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और घर पे बैठ कर के बहुत ज़्यादा साउंड होता है तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता अच्छे से। तो मैं जो प्लान बनाया था ना अपना, तो
10-15 अगस्त के आसपास तक, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा आगे स्किप कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी मेहनत के साथ अब लगे रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। जैसे तबीयत मेरा ठीक हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा कि लगातार बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँ और अच्छे से कंटेंट आपको दूँ, ऐसे ही करके। अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ख़राब है, जिसको मैं पीडीएफ इस तरह के पीडीएफ मैं बना नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने में थोड़ा-सा असमर्थ हूँ, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर बोलूँगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा ये कंटेंट, मेरा मेहनत, मेरे जो समझाने का तरीका वगैरह है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा फॉलो कर दीजिए। एक दोस्तों कमेंट नहीं आता दोस्तों यार, दोस्त कोई कमेंट नहीं करता ब्रदर, एक भी कमेंट नहीं आता दोस्त, थोड़ा तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया कि जिससे मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।